Hello students, welcome to my channel Evergreen Study with Praveen sir. In this video, we are going to discuss physical change and chemical change from chapter Is Matter Around Us Pure, class 9th chemistry. Okay, we will also discuss what are elements and what are compounds. Okay, so watch this video till end and also like this video, share this video and also subscribe my channel. यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो जो सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर एंड सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ एयर थी उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वॉच कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिज़िकल और केमिकल चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि फ़िज़िकल और केमिकल चेंज क्या होता है। फिज़िकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो कि रिवर्सिबल होता है। मीन्स यदि अगर इसका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फॉर्मेशन होता है, मीन्स चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ये फिर से अपने पहले स्टेट में आ सकता है। मीन्स पहले जैसा था फिर वैसा हो सकता है। ओके, मीन्स अब चलिए एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एक अगर आइस का क्यूब ले लें हम, ठीक, ये लेट कर लीजिए कि क्या है, आइस का क्यूब है। ओके, जब हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स एक बाउल में हम लिक्विड बनाने की कोशिश की। यहाँ पे ये आइस था, ठीक है, हमने इसका टेम्परेचर क्या किया, राइज कर दिया, तो ये आइस से किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। मीन्स इसका स्टेट क्या हुआ, सॉलिड से, कौन से स्टेट से, सॉलिड से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ओके, उसके बाद से हम अभी भी नहीं रुके और इसका टेम्परेचर और राइज कर दिया, ठीक है। मीन्स बाउल को हमने ढक दिया तो इसमें क्या हो जाएंगे, जो वाटर वेपर है वो फॉर्म हो जाएंगे। मीन्स वेपर फॉर्म हो जाएंगे, वेपर ऑफ वाटर। ओके, और ये होगा गैसियस स्टेट, ठीक है। यानी कि अगर टेम्परेचर हमने राइज किया तो ये सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना। लेकिन यदि हम इसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं तो ये गैस से लिक्विड बन जाता है और लिक्विड से दोबारा सॉलिड बन जाता है। मीन्स इसका स्टेट चेंज तो हुआ सॉलिड से गैस, लेकिन जब दोबारा हमने इसका क्या किया, टेम्परेचर डाउन किया, तो ये फिर से इसका स्टेट चेंज हो गया, गैस से फिर से सॉलिड हो गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। ओके, मीन्स यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हुई और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। वाटर जो था, यहाँ पे भी अगर आइस का एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो है H2O। यहाँ पे भी अगर बात करें लिक्विड स्टेट में तो वो है H2O, और यहाँ पे अगर वेपर स्टेट में भी बात करें तो वो है H2O। मीन्स इसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं हुआ। मीन्स हमें कोई नया सब्सटेंस भी नहीं मिला। ऐसे ही चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेंगे केमिकल चेंज को समझने के लिए। ओके, ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होगी। तो यहाँ से अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, और हम समझने की अब कोशिश करेंगे कि केमिकल चेंज में क्या होता है। ओके, देखिए, अगर केमिकल चेंज की बात करें तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन नेल। ओके, ठीक, इस पे कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि इस पे क्या हुआ है, कुछ पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म हो गए हैं। ओके, हल्के 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 पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे आयरन एकदम अच्छा सा था, फिर इस पे कुछ दिनों के बाद से जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, मॉइस्चर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, रस्ट, यानी जंग लग गई। अब बेटा जब ये रस्ट फॉर्म हुआ है, यहाँ पे रस्टिंग हुई है, तो जो रस्ट है वो दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता आयरन में। मीन्स आयरन से अगर रस्ट वो बन गया है तो दोबारा
कन्वर्ट नहीं होगा आयरन में, और ऐसे ही चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है? इरिवर्सिबल, बड़ा सा लिख देते हैं इरिवर्सिबल। ओके, इसमें बेटा नया सब्सटेंस एक मिला ना, आयरन था उसके वजह से रस्ट मिल गया हमें, तो ये हम कह सकते हैं केमिकल चेंज आर द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, और आपको समझने के लिए एक यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, कैसे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये कौन सा चेंज है? रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल। ओके, इसमें नया सब्सटेंस बना था? बिल्कुल नहीं बना था। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, मीन्स इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज कौन सा है? ये इरिवर्सिबल है, यानी कि अगर एक बार ये चेंज हो गया तो हम उसको पहले स्टेट में नहीं ला सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ था? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, मीन्स इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ था। ओके, तो हम अगर डिफिनीशन हमसे कोई नॉर्मली पूछे तो हम ये बता सकते हैं फिजिकल चेंज आर द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड दिस इज रिवर्सिबल चेंज। ओके, और इरिवर्सिबल केमिकल चेंज के लिए क्या बता सकते हैं? केमिकल चेंज आर द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एंड दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। ओके, तो ये छोटी सी डिफिनीशन हो गई जो कि आपको छोटे पर से ही पढ़ाया जा रहा है, यानी आप जब छोटे थे तभी से आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसमें तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगी, मैं सोचा इसको रिकॉल करा दूँ। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं जो आपको बुक में दिया हुआ है। ओके, तो डिस्कस कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, ओके, सेकंड आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टी है। ओके, थर्ड हार्डनेस। ओके, फोर्थ आपका डेंसिटी। फिफ्थ सोनोरिटी। ओके, सिक्स मैलिएबिलिटी हो गई, फिर सेवन डक्टिलिटी हो गई, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो सबको डिस्कस कर लेंगे, या फिर हम लोगों ने इस सारे के बारे में जानते ही हैं तो इसके बारे में ज़्यादा हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो सॉलिड होता है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए लिक्विड में, मीन्स द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट converting into liquid, that is called melting point, and the temperature at which liquid start changes into gases, यानी कि जब लिक्विड जब गैस में चेंज होने लगे तो वो हम कह सकते हैं उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें थी, हम लोग को डिस्कस करना था, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए चलते हैं अपने बुक के टॉपिक पे कि बुक क्या कहना चाहती है, क्लास 9th की बुक में क्या है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए, जो स्टेट का चेंज होना है, जैसे सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस होना, ठीक है, और फिर गैस से सॉलिड हो जाना, ये क्या है? एक तरह का फिजिकल चेंज है, बिकॉज इस चेंज में कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी इनके इसके केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं होता है। अभी हम लोगों ने इसी को डिस्कस किया है। ओके, प्रॉपर्टी दी हुई थी तो फ्लूइडिटी भी उसमें था, उसको भी जानते हैं आप लोग ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, उसमें कुछ आपसे बचा होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब वहाँ पे अगर बात करें आइस, वाटर, वाटर वेपर की, तो ये अलग अलग तो दिखते हैं लेकिन इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। बुक में आपके लिखा हुआ है, हम लोग ने डिस्कस भी किया। ठीक है, मीन्स इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी अगर बाहर से हम इसको देखते हैं तो ये वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, लेकिन वो केमिकली क्या होता है? सेम होता है। ओके, अब चलते हैं, बात कर लेते हैं। अगर बर्निंग की बात करें, मीन्स अगर कहीं कोई चीज़ बर्न कर गई, बर्न करने के बाद से वो क्या होगा? उसका
जो बर्निंग है वो क्या है, ऑक्सीजन और वाटर से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो क्या है, बर्निंग एक केमिकल चेंज है। ओके, अब एक और आपका इस बुक में दिया हुआ है डिस्कस करने के लिए कि अगर कैंडल है, कैंडल किस तरह का, अगर कैंडल बर्न कर रहा है तो उसमें क्या दोनों चेंजेस हो रहे हैं एक साथ। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स लेट कर लीजिए ये कैंडल है। ओके, ये इसकी विक का है और यहाँ पे इस फ्लेम प्रोड्यूस हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लिक्विड का फॉर्मेशन होता है इसके ऊपर, और वो लिक्विड नीचे ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके आते रहता है। ओके, यानी इसको टच करके ड्रॉप ड्रॉप नीचे आते रहता है, वो होता है बेटा वैक्स। तो वैक्स क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यानी कि सारा तो गैस में कन्वर्ट होकर जलता नहीं है, यानी बर्न होने के लिए आपको पता है कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो मीन्स वैक्स अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में होता है और सारा का सारा तो आपका गैस में कन्वर्ट होता नहीं है, मीन्स सबकी तो बर्निंग नहीं होती है, तो वो फिर से लिक्विड से होकर वो नीचे आता है और फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक तरह का फिज़िकल चेंज है। ओके, लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारा उसमें से जल के और उड़ जाता है, ठीक है, मीन्स गायब हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फिज़िकल चेंज भी हुआ और साथ ही साथ केमिकल चेंज भी हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, कैन यू डिस्टिंग्विश दिस। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोगों को करने हैं, और जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम होगी उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको उस चीज़ को समझा दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोग को डिस्कस करने थे। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। एक केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, आपका यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड की। ज़्यादा कुछ नहीं था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन एलिमेंट के पैराग्राफ में लिखा हुआ है, रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use the term element in 1661। मीन्स कौन थे वो, रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। और ये कब इन्होंने यूज़ किया था, बॉयल ने 1661 में, मीन्स रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में किस टर्म को यूज़ किया था, एलिमेंट को। यानी कि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया होता। उसके बाद से एंटोनी एल लवॉइजर एक फ्रेंच केमिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने एक डेफिनेशन दी एलिमेंट की। उन्होंने ये बताया, एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction। यहाँ पे आपको डेफिनेशन शो कर रही है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए या फिर लिख लीजिए। इन्होंने ये कहा था एलिमेंट क्या है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि कहा जाए तो जिससे मैटर बना हुआ है उसका एक जो कहा जाए तो बेस समझ लीजिए, ठीक है, उसी से मिल कर के मैटर बना हुआ है और हम इसका केमिकल कोई कुछ भी कर करके इसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ऐसा एंटोनी एल लवॉइजर ने बोला था। किसने बोला था, एंटोनी एल लवॉइजर। कब बोले थे ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, एलिमेंट्स को नॉर्मली हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये तो डिस्कशन था एलिमेंट्स के मेन जो बातें हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकती, ये था, ठीक है। यानी कि आपको अगर लर्न करना है तो लर्न करना ही है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं।
अब साथ ही साथ चलते हैं, देखते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल और मेटोलॉइड क्या होते हैं, जो कि एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स को उन्हीं 3 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया गया है। कौन सी 3 कैटेगरी हैं एलिमेंट्स की? यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और साथ ही साथ बीच में मेटलॉइड्स के बारे में तो आपको लिखा नहीं होगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मेटलॉइड्स भी थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, तो मेटलॉइड्स हो गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ओके, तो अगर मेटल की बात करें, ठीक है, तो मेटल्स मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बताई थी, उसमें से एक ये है कि ये लक्सरस होता है, लक्सरस। ओके, मीन्स इसकी एक खुद की चमक होती है। ओके, सेकंड थिंग, ये क्या होता है? हार्ड होता है। ओके, उसके बाद से ये मैलिएबल होता है। ओके, फोर्थ, ये डक्टाइल होता है। अभी हम लोग सभी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद से ये सोनोरस होता है। सोनोरस की स्पेलिंग, हाँ ठीक है, को देख दें। सोनोरस होता है, डक्टाइल होता है, हार्ड होता है, मेलिएबल होता है, लक्सरस होता है। ओके, और साथ ही साथ ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। ओके, लेकिन अगर नॉन मेटल के केस में बात कर लें तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी कि ये नॉन लक्सरस, ठीक है। सेकंड थिंग, ये हार्ड भी नहीं होते हैं, बस एक डायमंड एक्सेप्शनल केस है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है। मीन्स हार्ड तो ये नहीं होते हैं, लेकिन डायमंड यहाँ पे हार्ड होता है। मेलिएबल नहीं होते हैं, ठीक है, हार्ड भी नहीं होते हैं, लगा देते हैं। डक्टाइल बिल्कुल होते हैं, लेकिन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। और सोनोरस भी नहीं होते हैं, मीन्स जस्ट अपोजिट होता है। डक्टाइल, मेलिएबल, यहाँ पे लक्सरस आपको समझ में आ रहा होगा कि चमक, ठीक है। हार्डनेस मीन्स कितना हार्ड है, मीन्स मजबूत है कि नहीं है, तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। मेलिएबल का मतलब होता है, मेलिएबल इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीट, यानी कि मेलिएबल है, मीन्स अगर उसको हम सीट में कन्वर्ट करना चाहें आफ्टर बीटिंग तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक सीट में। डक्टाइल की बात कर लें तो अगर हम उसको पुल करें यानी खींचें तो वो एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और सोनोरस का मतलब होता है कि अगर हम इसको बीट करें तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या है? मेटल्स की हैं। ओके, नॉन मेटल की ये सारी प्रॉपर्टी नहीं है, मीन्स ये सारी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। मीन्स जो करता है उसको मेटल्स में रख दिया गया, जो नहीं करता है उसको नॉन मेटल में रख दिया। तो ये मेटलॉइड्स क्या हैं? ये बीच में क्या है? तो ये मेटलॉइड्स वो होता है जो कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सोडियम, पोटेशियम और साथ ही साथ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बहुत सारे मेटल्स हैं, मेटल ही ज़्यादा हैं। नॉन मेटल की बात कर लें तो आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल्स हो गए। ओके, अगर मेटल्स की बात करें तो ये ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो इसका ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। चलिए बॉक्स में मोर टू नोन में जो दिया हुआ है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अप्रॉक्स 100+ हमारे पास एलिमेंट हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल अकरिंग हैं, बाकी सारे क्या हैं? मैन मेड हैं, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? सॉलिड स्टेट में हैं। 11 जो एलिमेंट हैं वो गैसियस स्टेट में हैं। ओके, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज़ मरकरी एंड ब्रोमीन, मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा अगर रूम टेम्परेचर से ऊपर जाएं तो गैलियम और कैल्शियम, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं एलिमेंट के बारे में, इतना दिया ही हुआ है तो एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। एलिमेंट्स क्या है जिसको हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि और ज़्यादा इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या है? इट इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, यानी कि ये क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि बना हुआ है 2 एलिमेंट से, ठीक है।
यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखी हुई है, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक से बना हुआ है, ठीक है। केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, जो कि केमिकली कंबाइंड है एक दूसरे से फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे CO2 लिए हैं, ठीक है, तो एक कार्बन के साथ अगर 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो अगर 2 कार्बन ले लेंगे तो उसके साथ 4 ऑक्सीजन होंगे ही होंगे। मीन्स ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे CO3 कर दिए, ठीक है, तो ये अगर CO3 करेंगे तो ये दूसरा हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा जो कि होता है कार्बोनेट, ओके। मीन्स अलग अलग कंपाउंड्स बन जाएंगे अगर ऑक्सीजन पे भी डिपेंड करें तो, ओके। चलिए, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधा जाते हैं नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे आपको मिक्सचर और कंपाउंड का एक चार्ट शो कर रहा होगा, ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। और देखिए इसमें लिखा हुआ है एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर, यानी कि एलिमेंट या फिर कंपाउंड ही एक दूसरे से मिक्स होते हैं और वो मिक्सचर फॉर्म करते हैं, ओके। ए मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन होता है। मीन्स अगर बात करें कंपाउंड से क्यों डिफरेंट होता है मिक्सचर, यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएगा। एक अगर हम बात करें, लेट कर लेते हैं कि अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम सॉल्यूशन में शुगर हम अपने हिसाब से डालते हैं, जितना मन उतना, ठीक है, उस तरह का टेस्ट शो करता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन थोड़ा सा है तो चलो एक ही से काम चला लेते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ओके। इसीलिए जो कंपाउंड है उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। मीन्स जितना चाहिए उतना ही होगा, तभी वो चीज़ फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन बनाना है शुगर और वाटर का तो जितना मन करे शुगर उतना ऐड कर लिए, काम चल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से अगर थर्ड पॉइंट है हमारा, ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, यानी कि मिक्सचर क्या होता है, हर एक की प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन कंपाउंड में अगर बात करें तो वो अपना ज्वाइन होने के बाद से एक अलग ही प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाय फिजिकल मेथड। और मिक्सचर की अगर बात करें, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं अगर उनको सेपरेट करने की कोशिश करें तो उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, हम लोग ये डिस्कस किए थे। लेकिन कंपाउंड के जो भी वहाँ पे जो भी उसमें ऐड है एलिमेंट, उसको अलग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिजिकल मेथड से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनको सेपरेट अगर करना है तो उसके लिए केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कराने होंगे। मीन्स उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मेथड्स अप्लाई करने होंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके। अब देख लेते हैं कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। अब पहले आप इतना नोट करिए, उसके बाद से एक और जो टेबल दिया हुआ है उसे भी मैं समझा दे रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट जो हमारा आज का पॉइंट रह गया वो एक टेबल है जिसे हम लोग को समझना है। यहाँ पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, पहला है प्योर और दूसरा है मिक्सचर। हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में पढ़ा हुआ था, एक होमोजीनियस होता है, दूसरा हेटेरोजीनियस होता है, ओके। और प्योर में हमने एलिमेंट्स पढ़ा और कंपाउंड पढ़ा। एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कंपाउंड्स को क्या करेंगे हम ये क्या है, इसका कंपोजिशन सेम होता है और इसको अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो केमिकल मेथड से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके। होमोजीनियस का जो कंपोजिशन होता है वो सेम थ्रू आउट द मिक्सचर होता है, यानी कि वो पूरे मिक्सचर में जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसका जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ओके। तो एलिमेंट्स का एग्जांपल आप लोग कॉपर, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। लिख देते हैं सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स, ओके। एंड कंपाउंड की बात करें तो जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर ले लेते हैं, ये भी क्या है, कंपाउंड का एग्जांपल है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। और भी अगर ग्लूकोज का C6H12O6, ये भी क्या है, एक कंपाउंड है, ओके। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कंपाउंड के भी, तो
ये एग्जांपल्स हैं कंपाउंड को। अगर हमें इन्हें ब्रेक करना है तो हम कोई केमिकल मेथड अप्लाई करके इन्हें ब्रेक कर सकते हैं, फिजिकली हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, मिक्सचर की अगर बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका एग्जांपल आपका सॉल्ट, शुगर, वाटर का सॉल्यूशन जो बनता है वो हो सकता है, ठीक है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल आपका अगर बात करें तो सॉल्ट ले लीजिए, शुगर ले लीजिए और उसे क्या करिए, ऐड कर दीजिए सॉल्ट और शुगर को, ठीक है। तो वो क्या है, आपका हेटेरोजीनियस एग्जांपल होगा। और सैंड और सॉल्ट का भी जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा, हेटेरोजीनियस का एग्जांपल होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया इस पूरे चैप्टर में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, अच्छा भी था, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे स्टडी करिए, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आंसर भी कराऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं वैसा रिस्पॉन्स करूंगा। ओके, कि यदि आप लोग हाँ बोलोगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी मैं सॉल्व करा दूंगा, और नहीं तो फिर आप चैप्टर पढ़ ही नहीं है, क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर अच्छे से चैप्टर को स्टडी किए होंगे तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।